ससुराल की बालकनी के सामने मायके की हरी भरी बालकनी। गायत्री अपने हाथों में एक तस्वीर को कसकर पकड़े बेड पर बैठे फूट फूट कर रो रही है। वो दुर्घटना मेरे जहन से कभी नहीं निकलता। जिसको अपना समझा उसी ने मेरे सीने में खंजर भोंका। गायत्री फूट फूट कर रोती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास, उसका पति और उसके दोनों बच्चे उपस्थित होते हैं। क्या हुआ बहू, ऐसे फूट फूट कर क्यों रो रही हो? माँ, रो क्यों रही हो? और ये तस्वीर आप कब तक अपने सीने से लगा कर रखोगी? भूल जाइए इन चीजों को। हाँ, अब इन चीजों से तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। वो बस एक हादसा था गायत्री। हाँ, ऐसे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही इस दुर्घटना को मैं कभी जीते जी भूल पाऊंगी। गायत्री की आंखों के आंसू आपकी तरह हमें भी बेचैन कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग कैसी साजिश और कौन से हादसे की बात कर रहे हैं, आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। गायत्री अपने हाथों में पूजा की थाली लिए सड़क पर चल रही है। कृष्ण कृष्ण राम राम। वही सड़क पर वंदना और उसकी बेटी आकृति आ रही होती हैं, जिसे देख गायत्री सीधा अपने ऊपर लोटे से जल लेकर छिड़कने लगती है। कृष्ण कृष्ण राम राम। ये किसकी शक्ल देख ली? सुबह सुबह पूरी भजन भक्ति ही भ्रष्ट हो गई है मेरी तो। और अब तो लगता है सारा दिन खराब हो जाएगा। इतना कहकर गायत्री रास्ता बदल लेती है। माँ, ये सब क्या है? आखिर ये आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? रहने दे बेटी, मुझे इसके इस बर्ताव से कोई दुख नहीं पहुँचता। इसी तरह अगले दिन वंदना अपनी हरी भरी बालकनी से हरी भरी सब्जियां तोड़कर पड़ोस के लोगों को बालकनी से ही दे रही होती है। वंदना, तेरी बालकनी में ये चारों तरफ लगी हरी भरी सब्जियां तेरी बालकनी को बहुत खूबसूरत बना देती है और ये सब्जी खाकर हमारी सेहत भी सही ठीक रहती है। इतने में वहाँ पर देवकी अपने बालकनी में आती है। वंदना बहू, थोड़ी सब्जियां मुझे भी दे दे। तेरी हरी भरी बालकनी की सब्जियां काफी स्वादिष्ट बनती है। जी माँ जी, अभी देती हूँ, रुकिए। अब वंदना हरी भरी लौकी और पालक तोड़कर देवकी के हाथ में देती है। देवकी उन सभी सब्जियों को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी गायत्री उसे देख लेती है। माँ जी, क्या ये सभी सब्जी आपने पड़ोस की वंदना की हरी भरी बालकनी से ली है? हाँ, वो सबको बांट रही थी तो मैंने भी ले लिया। लेकिन माँ जी, आप जानती है ना कि उस औरत से मेरी कितनी बड़ी दुश्मनी है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपनी दुश्मनी अपने तक रखो। माँ जो करती है उन्हें करने दो। अब देवकी हरी भरी सब्जियां बनाती है जिसे सब खुश होकर खाते हैं। इसी तरह एक शाम आकृति अपनी हरी भरी बालकनी में पानी पटा रही होती है। दूसरी तरफ शिवानी भी अपनी बालकनी में खड़ी होती है। और आकृति कैसी है? जब से कॉलेज खत्म हुआ है तब से तो घर में तो मन ही नहीं लग रहा है मेरा। हाँ, सही कहा तूने। अब तो बस घर में रहो और मम्मी के साथ उनकी ये हरी भरी बालकनी संभालो। अब आकृति इतना कहती ही है कि तभी दूसरी तरफ गायत्री वहाँ जाती है। तुझे कितनी बार कहा है कि तू उस लड़की से बात मत किया कर। तू जानती नहीं है इसकी माँ की हकीकत। और डायन है, डायन इसकी माँ, और तुझे भी खा जाएगी एक दिन। माँ, ऐसा मत बोलो, आकृति खड़ी है यहाँ। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, नागिन के बच्चे ही होते हैं ऐसे। और तू जिस नागिन से दोस्ती कर बैठी है ना, एक दिन यही तुझे अपना फन मारेगी। चल यहाँ से। ये सुनकर आकृति को बहुत बुरा लगता है। तभी एक शाम आकृति बाजार से सब्जी के बीज ले रही होती है। तभी वहाँ से गुजर रहा अमित का पर्स जमीन पर गिर जाता है। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, सुन भी लीजिए, आपसे ही कह रही हूँ। तभी अमित पीछे मुड़कर, जी मुझे कुछ कहा क्या आपने? जी, ये आपका पर्स गिर गया था, पकड़िए, कब से आवाज दे रही हूँ। ओह थैंक यू, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई और होता तो देता भी नहीं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गायत्री खाने की टेबल पर, गोविंद जी, मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे अमित की शादी कर दूं। गली मोहल्ले में भी सबने अपने बेटों की शादी कर दी है, बस मेरा बेटा ही कुंवारा घूम रहा है। वैसे इसकी उम्र तो हो गई है हाथ पीले करने की। हाँ तो भाई ठीक है, मैं कल ही पंडित को बुलवाती हूँ। रुक जा बहू, इतनी जल्दीबाजी किस बात की? तू जानती है ना कि तेरे बड़े बेटे की शादी पड़ोस की वंदना की बेटी से बचपन में ही तय हो चुकी है, जो मेरे पति ने तय किया था। ये सुनकर गायत्री दंग हो जाती है। माँ जी, आप मेरी सास है या दुश्मन? आप जानती है ना कि उस वंदना से मेरा 36 का आंकड़ा है और आप चाहती है कि मैं उसकी बेटी को इस घर की बहू बनाऊं। आप जानती है ना उसने मेरे साथ क्या किया है। वैसे माँ, मैं एक पल को मान सकती हूँ कि आंटी ने आपके साथ गलत किया होगा या उनकी कोई गलती रही होगी, लेकिन उनकी बेटी बहुत अच्छी है। वो हमारे भैया की वाइफ बनेगी तो उनके लिए सही साबित होगी। हाँ, मुझे भी वो लड़की ठीक लगती है। पर्सनली मैंने उसे कई बार देखा है। मुझे उसके बिहेवियर में कभी कोई घमंड और कुछ गलत नहीं दिखा।
और फिर दादाजी की इच्छा है तो हमें इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। हाँ गायत्री, गुस्से में गलत निर्णय मत लो। तुम जानती हो ना कि मेरे पिता का वो एक आखिरी इच्छा था और हमारा परिवार शुरू से ही मित्रता निभाता आया है। वो तो बीच में तुम्हारी दुश्मनी हो गई वंदना से। इसका मतलब ये नहीं कि हम पुराने वादे तोड़ देंगे। शादी तो उसी से ही होगी। ठीक है, कर लीजिए शादी, लेकिन ना तो मैं उस लड़की को देखने जाऊंगी और ना ही शादी में शामिल होंगी। घर आएगी तो गृह प्रवेश कर दूंगी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब 1 से 2 दिन बाद गायत्री का पूरा परिवार अमित को लेकर वंदना के घर पहुंचता है शादी की बात करने। अरे आप लोग बैठिए ना, बेटी जाओ सबके लिए खाना पीने का कुछ बना कर लाओ। जी माँ जी, अभी लाई। अब आकृति बालकनी में आती है और वहां से एक पालक, प्याज और फूल गोभी तोड़कर नीचे ले जाती है और फिर उन सब्जियों को अच्छे से धोकर काटकर उन सब्जियों को बेसन में डुबोकर वो कई तरह के पकौड़े तलती है और फिर चाय और कॉफी बनाती है और फिर सभी चीजों को वो लड़के वालों के सामने रखती है। आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है और बहुत कामकाजू है और इस नाश्ते से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आकृति तो शुरू से ही खाना बनाने में अच्छी है। ये कॉलेज में भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ही लाती थी। चलो अच्छा है। वैसे मुद्दे की बात यह है कि वंदना जी, हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाना चाहते हैं। आप तो जानती हैं कि यह पूर्वजों का फैसला है। जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, आप बस मुहूर्त निकलवा दीजिए। इतना कहकर लड़के वाले खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं, लेकिन आकृति के चेहरे पर एक डर और घबराहट झलक रही होती है। माँ, आपने देखा अमित की माँ नहीं आई यहाँ पर। वो नहीं चाहती कि मैं अमित से शादी करूँ। उनके जहन में अभी भी दुश्मनी और जहर भरा हुआ है। कहीं ये जहर शादी के बाद वो मेरी जिंदगी में तो नहीं खोल देगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरा साथ देने के लिए वहाँ पर बहुत लोग हैं। ये दुश्मनी तो बस गायत्री के मन में बैठी है और किसी के मन में नहीं है। अगले दिन आकृति नहा धोकर छत पर तुलसी माता को जल चढ़ाती है। वहीं अपनी छत से गायत्री ये देखकर गुस्से से अपनी आंखों को लाल पीली करती हुई वहां से चली जाती है। बाप रे, मेरी सास तो बिल्कुल आग का गोला बनी पड़ी है। कहीं शादी के बाद ये मेरे ऊपर ही न फट जाए। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और पूरे धूमधाम के साथ आकृति की शादी अमित से होती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है। वहीं जहन में नफरत, चेहरे पर गुस्सा लिए गायत्री अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करो। आज से तुम इस घर की इकलौती बहू हो और हाँ, अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा। अरे बहू ने चौखट पर कदम रखा नहीं कि तू लगी उसको कानून सिखाने। अरे उसको सीधे पैर अंदर तो आने दे। माँ, आप भी क्या क्या बोलने लगी हो। भाभी जाओ अपने कमरे में आराम करो, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। अब आकृति अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह आकृति नहा धोकर सुंदर साड़ी में तैयार होकर ससुराल वालों के पास आती है और सबके पैर छूती है। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। हाँ, ऐसे ही खुश रहो, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे तुम्हारे। हाँ हाँ ठीक है, हो गया, बस इतना करने की जरूरत नहीं है, खुश रहो। वो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो क्या बनाऊं आप लोगों के लिए? क्या पसंद है आप लोगों को बताइए। बहू, मुझे तो शुगर है तो मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती और तेरी दादी सास को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो वो भी ज्यादा तला भुना नहीं खाती। तो इसी हिसाब से कुछ अपनी पहली रसोई में बनाना। जाओ जाकर बना लो। अब आकृति रसोई में आती है, जूठे बर्तन धोती है और फिर सब्जियां फ्रिज से निकालने जाती है। अरे ये क्या, फ्रिज में तो एक भी सब्जी ताजा नहीं है। ऐसी सूखी सब्जियों में से मैं अपनी पहली रसोई कैसे बना सकती हूँ? मैंने सोचा था दादी सास को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो मैं उनके लिए लौकी की सब्जी बनाऊंगी और सासू माँ के लिए ताजी सब्जी से मिक्स वेज बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मेरा मायका तो मेरे ससुराल के सामने ही है। अपने ससुराल की बालकनी में जाकर अपने मायके की हरी भरी बालकनी से कुछ ताजी सब्जी ले आती हूँ। अब कपड़े की बाल्टी लेकर आकृति बालकनी की तरफ जा रही होती है। बहू, तू खाना बनाने गई थी, बालकनी में क्या करने जा रही है? जी वो कपड़े सुखाने जा रही हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, अगर ये ऐसे ही पड़े रहे तो इनमें बदबू आ जाएगी। ठीक है, जल्दी कर, सबको बहुत भूख लग रही है। अब आकृति बालकनी में आती है और तेज तेज खांसने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर फौरन उसकी माँ बालकनी में आती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है और खांस क्यों रही है? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। आप मेरी बात सुनो, मुझे जरा अपनी हरी भरी बालकनी से कुछ सब्जियां दे दो। पागल है क्या तू? अपने ससुराल की बालकनी से तू अपने मायके की हरी भरी बालकनी से सब्जी मांग रही है? किसी ने देख लिया ना तो शादी के पहले ही बवाल हो जाएगा। माँ, किसी को पता नहीं चलेगा। रुको, मैं तार के ऊपर चादर बिछा देती हूँ। अब आकृति अपनी बालकनी के फर्श पर एक चादर बिछा देती है। फिर सामने की बालकनी से उसकी माँ एक एक कर सब्जियां फेंकना शुरू कर देती है।
जो सीधे आकृति की बालकनी की चादर पर गिरती हैं और वो उन्हें फटाफट चुन लेती है। अब रसोई में जाकर आकृति 2 से 3 तरह की सब्जी, रोटी, चावल और मीठे में हलवा बनाकर घर वालों को दे देती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं। भाभी, खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। हाँ, खाना तो वाकई बहुत अच्छा बना है। हाँ, मुझे भी काफी अच्छा लगा। खाना स्वादिष्ट है। बहू, तू भी आ, बगल में बैठकर खा। अब आकृति बगल में बैठकर जैसे ही खाना खाना शुरू करती है, तभी उसकी सास कहती है, बहू, सब्जियां खाने में तो काफी ताजी और हरी भरी लग रही है। और जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं अपने घर में 1 हफ्ते पहले सब्जी लेकर आई थी, और 1 हफ्ते पहले पुरानी सब्जी इतनी ताजी नहीं हो सकती। ये सब्जी कहाँ से आई है? अब ये सुनकर आकृति घबरा जाती है। उसके हाथ का निवाला जो उसके मुंह तक जा रहा था, वो नीचे गिर जाता है। वो माँ जी, आप सही कह रही हैं। फ्रिज में रखी सब्जियां तो सारी खराब हो गई थी। ये सारी सब्जियां तो मैंने ऑनलाइन ब्लिंकिट से मंगाया है। सो टैलेंटेड, अच्छा है, गुड जॉब। अब इसी तरह अगले दिन सुबह अमित बालकनी में सुबह की ब्लैक टी पी रहा होता है। तभी मौसम काफी सुहाना होता है। हल्की बारिश होने लगती है। यार, मौसम काफी गजब हो रहा है। ऐसे में मसाला चटपटी कड़ी खाने को मिल जाए ना, तो मजा ही आ जाएगा। अभी बोलता हूँ, आकृति को बना देगी। अब हल्का भीगा हुआ अमित नीचे आता है। अरे, आप तो पूरे गीले हो रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है क्या? हाँ, बारिश हो रही है काफी। और सुनो ना, जरा कड़ी बना दो ना, बहुत मन कर रहा है खाने का। मैं भी खाऊंगी, और मुझे भी खाना है। और इसमें उड़द की दाल के पकोड़े भी डालना भाभी। ठीक है, फिर आज सबके लिए मैं कड़ी चावल ही बना देती हूँ। अब आकृति रसोई में आती है और उड़द की दाल की पकौड़ियाँ तलती है और फिर बेसन घोलकर वो कढ़ाई में कढ़ी का छौंका लगाती है। कुछ देर में लगभग कढ़ी बनकर तैयार हो जाती है और अच्छी खुशबू रसोई में फैलने लगती है। कड़ी तो बन गई, लेकिन अगर इसमें मैं सूखी मिर्च और कड़ी पत्ते का तड़का भी लगा दूं, तो ये कड़ी और चटपटी बनेगी। पर फ्रिज में तो ये कड़ी पत्ता है ही नहीं। ब्लिंकिट से मंगवा लेती हूँ। अरे, ब्लिंकिट पर तो कड़ी पत्ता आउट ऑफ स्टॉक लगता है। अब अपनी मायके की हरी भरी बालकनी से ही मदद लेनी पड़ेगी। अब आकृति बालकनी की तरफ बढ़ती है। कहाँ चली गई बहू? बार बार बालकनी की तरफ क्यों भागती हो? वो माँ जी, खाना बनाने के चक्कर में पौधे में तो पानी डालना ही भूल गई थी। बहू, अच्छी खासी बारिश हुई है, अब पानी क्या डालना पौधों में? मर गई, अब क्या बोलूं? माँ जी, हाँ बारिश तो हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ना। मैं आती हूँ ना। अब आकृति फिर से अपने ससुराल के बालकनी में आकर अपनी मायके की हरी भरी बालकनी में अपनी माँ को खास खास कर बुलाती है। वंदना अपनी रसोई की खिड़की से, अरे, ये मेरी बेटी फिर क्यों आ गई बालकनी में? देखती हूँ, खाना भी नहीं बना मेरा अभी तक। अब वंदना बालकनी में आती है। क्या हुआ? अब क्या आफत आ गई? अपनी सास से चुप कर तो आई है ना। हाँ माँ, वैसे मुझे कड़ी पत्ता चाहिए। माँ, आपके दामाद को कड़ी खानी थी, तो कड़ी तो बन गई है, लेकिन तड़का लगाने के लिए कड़ी पत्ता नहीं है। अच्छा, एक काम कर, एक बाल्टी में रस्सी बांध कर उसे मेरी तरफ फेंक दे। अब आकृति रस्सी से बंधी बाल्टी को हवा में लहराते हुए सीधे अपनी माँ की बालकनी की तरफ फेंक देती है। अब वंदना उसमें ताजा कड़ी पत्ते डालती है और बाल्टी को धीरे से नीचे लटका देती है, जिसे आकृति धीरे धीरे अपनी बालकनी की तरफ खींच लेती है। पड़ोसी ये देखकर, बाप रे, वैसे तो सास और समधन में कभी पटती नहीं है, दोनों एक दूसरे की जन्म जानी दुश्मन है। और बहू देखो कैसे बालकनी से रिश्ता निभा रही है अपनी माँ के साथ। सही कहा, बेचारी फंस गई है इस घर में बहू बन के, खुलकर अपनी माँ से बात भी नहीं कर पाती है। अब कड़ी में तड़का लगाकर आकृति सबको कड़ी खाने को देती है। सभी लोग कड़ी खाते हैं और कड़ी की बहुत तारीफ करते हैं। इसी तरह एक दिन घर के सभी लोग खाना खाकर सो रहे होते हैं। रात के 11 बज रहे होते हैं कि तभी घर के मेन दरवाजे पर ठक ठक होती है। गायत्री नींद में दरवाजा खोलने आती है। अरे दीदी, आप यहाँ इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अपनी ससुराल आई थी तो सोचा तुमसे मिलती चलो। हाँ, सही कहा। वैसे रात को तुम्हारी नींद खराब कर दी क्या मैंने? हाँ, लग तो यही रहा है कि सबकी नींद खराब हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब सोने ही गए थे, अभी मैं बहू को उठा देती हूँ। अब सभी लोग अंदर आकर बैठते हैं। बहू, जरा उठकर नीचे तो आओ, मेहमान आए हैं। अब सास की आवाज सुनकर अकबका के साड़ी ठीक करते हुए आकृति नीचे आती है और सबको प्रणाम करती है। खुश रहो बहू, नींद खराब कर दी तुम्हारी हमने। अरे नहीं, आप लोग बैठिए ना, मैं कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। वैसे क्या पसंद करेंगे आप लोग? बहू, मेरे लिए तो वेजिटेबल पुलाव बना दो हल्का सा। और बहू, मेरे लिए तो हल्की और मिक्स वेज की सब्जी बना दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। बहू, मैं तो हल्का ही खाऊंगी, तो मेरे लिए दाल चावल बना दो। तभी सीढ़ियों से उतरता अमित, प्रणाम बुआ जी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बीवी सब बना देगी। अब आकृति रसोई में आती है और फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं होती।
अरे फ्रिज में तो सब्जी ही नहीं है, और वेज पुलाव बनाने के लिए तो सब्जी चाहिए, और मिक्स वेज भी सब्जी से ही बनेगी। क्या करूँ, इस वक्त ब्लिंकिट करना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, और बाजार भी नहीं जा सकती। अपनी माँ को फोन करती हूँ। हेलो माँ, आप अभी तक जगी हुई हो, सोई क्यों नहीं? कम वक्त पागल है क्या तू, इतनी रात को फोन करके तूने मुझे जगाया है? मैं तो आराम से ही सो रही थी। बता क्या बात है? वो माँ, अपनी हरी भरी बालकनी से थोड़ी सब्जी दे दो ना, घर में कुछ मेहमान आए हैं और घर में कोई सब्जी भी नहीं है। बाप रे, इतनी रात को मेरी बेटी से खाना बनवा रहे हैं ये लोग। अच्छा तू बालकनी में आ, मैं देती हूँ सब्जी। अब चोरी छुप के आकृति बालकनी में आती है। वंदना भी सब्जी पन्नी में भरती है। अरे ये सब्जी मैं तुझे दे हूँ, कैसे यहाँ से फेंकूंगी तो सारी सब्जी नीचे गिर जाएगी। माँ आप कोई जुगाड़ लगाओ ना। अरे रुक जा। अच्छा रुक, मेरे पास ड्रोन है, मैं उसमें लटका के रिमांड से भेजती हूँ सब्जियाँ। अब ड्रोन से वंदना सब्जी की थैली टांगती है और रिमोट से ड्रोन को उड़ाते हुए अपनी बालकनी से अपनी बेटी के ससुराल में सब्जी भेजती है। थैंक यू सो मच मम्मी। अब आकृति फटाफट खाना बनाती है, रसोई में आकर और मेहमानों को देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। अब खाना खाकर सब आराम करने जाते हैं, लेकिन गायत्री को ये सब ठीक नहीं लगता और वो रसोई में आती है और वो अपनी बहू का हाथ गुस्से से मरोड़ते हुए कहती है, माँ जी ये क्या कर रहे हैं आप? बहू, डस्टबिन के अंदर कोई भी ऑनलाइन सब्जियों का पैकेट नहीं है। फ्रिज में मैंने सुबह ही देखा था कि उसमें एक भी सब्जियां नहीं थी। फिर रात को तुमने इतना सारा पकवान कैसे बना लिया? सच सच बता आज मुझे कि ये सब्जियां तू कहाँ से लेकर आ रही है? उस दिन कढ़ी में भी कुछ अलग स्वाद था और पहले रसोई के खाने में भी एक अलग ताजगी थी। बताती है या उठाऊं कोई कड़ा कदम? माँ जी मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बताती हूँ। इतने में वहाँ पर अमित और देवकी भी आ जाते हैं और वो ये दृश्य देख लेते हैं। हाँ माँ जी, वो दरअसल आप ठीक कह रही हैं। आपको जितनी बार भी खाने में स्वाद अलग लगा है, मैंने उतनी बार वो सब्जी अपने मायके की हरी भरी बालकनी से ली है, और आज का खाना भी मैंने अपने मायके की बालकनी से ही लाई हुई सब्जियों से बनाया है। तू जानती है ना कि मुझे तेरी माँ से कितनी नफरत है। तूने मुझे उसके घर का निवाला खिलाया। माँ ये कैसी बात कर रही हो आप? अगर आकृति सही वक्त पर सब्जियां लेकर नहीं आती तो मेहमानों को क्या खिलाती वो? हाँ और छोड़ तू बहू का हाथ, उसने जो किया सही किया। तू क्या चाहती है, घर आए मेहमान भूखे पेट सोते रहे? बेशक से मेरे मेहमान भूखे पेट सो जाते, लेकिन मुझे उस जाहिल औरत के घर से कुछ नहीं लाना था। इतना कहकर गायत्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन आकृति की आंखों से डब डब आंसू गिरने लगते हैं। दादी जी, आखिर मम्मी जी की ऐसी क्या दुश्मनी है मेरी माँ से जो वो उनसे इतनी नफरत करती है? क्या हुआ है उनके बीच? कुछ नहीं हुआ बहू, ये सब बातें तू जानकर क्या करेगी? या तू आराम कर। अब अगले दिन आकृति जब बालकनी में कपड़े सुखाती है तो उसकी माँ देखती है कि उसके हाथों पर लाल निशान हैं। अरे अरे बेटी, सुन सुन, मेरी आवाज आ रही है तुझे? ये तेरे हाथों में निशान कैसा है? किसी ने तेरा हाथ मोड़ा है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, ये सब तो ऐसे ही गर्मी में थोड़े रैशेस हो गए थे, मैं आती हूँ। अब इसी तरह एक शाम देव की। बहू, बहुत मन कर रहा है अरबी के पत्तों के पकोड़े खाने का। उसमें जो बेसन लगाकर सब्जी बनाती है ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। लेकिन आज के टाइम पर अरबी के पत्ते कौन उगाता है? गांव में तो हर घर में अरबी के पत्ते आराम से मिल जाते थे। सच में आपको अरबी के पत्तों के पकोड़े बहुत पसंद है क्या? वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, आजकल ये चीजें कहीं नहीं मिलती है जल्दी। ये सब देसी खाना होता है ना। पर सच कहूँ तो मेरी माँ है ना, उनकी हरी भरी बालकनी में अरबी के पत्ते भी हैं, लेकिन मैं ला नहीं सकती। माँ जी है ना, बहुत डांटेगी। अरे तू जा मंगा कर लेकर आ। अपनी सास से कह दियो शाम की पूजा करने गई थी तू बालकनी में। अच्छा आइडिया, अभी लेकर आती हूँ। अब आकृति बालकनी में रखे तुलसी माता की पूजा करती है और तेज तेज घंटी बजाती है। वंदना जो हॉल में बैठकर टीवी देख रही है। ये आवाज तो मेरी बहू के ससुराल की बालकनी से आ रही है। ये घंटी कौन बजा रहा है वहाँ पर? अब वंदना उठकर बालकनी में आती है। बाप रे, इतनी तेज घंटे क्यों बजा रही है? क्या हो गया? मुझे बुला रही है या सच में पूजा कर रही है? अरे माँ, आपको ही बुला रही हूँ। वैसे ससुराल के बगल में मायके की हरी भरी बालकनी होने का बहुत फायदा है। जो मन करता है वो झटपट मांग लेती हूँ। अच्छा माँ, एक काम करिए, अरबी के पत्ते दे दीजिए ना। मेरी दादी सास को अरबी के पत्तों के पकोड़े खाने हैं। पर आप दोगी कैसे? अच्छा रुको। अब आकृति अपनी बालकनी से एक लंबा डंडा बांधकर सामने वाली बालकनी तक पहुंचाती है, जहां उसकी माँ उस पर पन्नी में अरबी के पत्ते टांग देती है। फिर आकृति बड़ी ही चतुराई से उस डंडे को धीरे धीरे अपनी तरफ स्लाइड करते हुए खींच लेती है। अब आकृति जैसे ही अरबी के पत्ते की पन्नी पकड़ती है, वहां पर गायत्री आ जाती है। आजा बहू, तू यहाँ ससुराल की बालकनी से अपने मायके की हरी भरी बालकनी से अरबी के पत्ते ले रही है?
तुझे मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती कि ये औरत तेरी दुश्मन है, और अगर तू मेरी बहू है तो तेरी माँ तेरे लिए दुश्मन होनी चाहिए। अब उस अरबी के पत्ते को लेकर गायत्री वंदना के मुंह पर फेंक देती है। तभी वहाँ पर देवकी आती है। बहू, अपनी बहू को कुछ मत कहो, मैंने ही इसे कहा था ये सब करने को, और तुम यूँ वंदना के मुंह पर सब्जी फेंक रही हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आकृति नम आंखों से वहाँ से चली जाती है। वही वंदना भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह एक दिन आकृति बालकनी में आती है तो देखती है उसकी माँ की हरी भरी बालकनी में लगी सभी सब्जियां सूख रही हैं। अरे, माँ की तबीयत तो ठीक है ना? माँ की हरी भरी बालकनी सूख रही है, कोई इसमें पानी क्यों नहीं डालता? अब अगले दिन फिर आकृति बालकनी में आती है तो देखती है हरी भरी बालकनी पूरी तरह से सूखती जा रही है। अब आकृति बिना किसी से पूछे बालकनी में एक मोटर लगाती है और पाइप द्वारा पानी का फव्वारा अपने मायके के बालकनी में भेजती है और पानी पटाने लगती है। अब माँ को वहाँ जाकर देख तो नहीं सकती, कम से कम यहीं से उनके काम आसान कर देती हूँ। वहीं नीचे खड़ी सड़क पर गायत्री के ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं। गायत्री सर ऊपर करती है और देखती है कि उसकी बहू कैसे अपने ससुराल की बालकनी में खड़ी होकर मायके की हरी भरी बालकनी में पानी पटा रही है। अब गुस्से से गायत्री ऊपर आती है और मोटर बंद करती है। ऐसा है ना बहू, अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, लेकिन तुम मान नहीं रही, इसलिए मुझे तुझे आज सजा देनी ही पड़ेगी। अब गायत्री अपनी बहू के पैर से चप्पल छीनकर उसे कड़ी धूप में नंगे पैर खड़ा कर देती है। खबरदार, जो तू अब नीचे गई तो जब तक मैं नहीं कहती तू इसी धूप में बालकनी में खड़ी रहेगी। माँ जी, बालकनी का फर्श बहुत गर्म हो रहा है, मेरा पैर चल रहा है, तो मैं क्या करूं, खड़ी रहे ऐसी। अब कड़ी धूप में आकृति खड़ी खड़ी बेहोश हो जाती है। उसके पैर लाल पड़ जाते हैं। तभी वहां पर अमित शिवानी आते हैं। आकृति, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अब आकृति की बालकनी का शोर उसके मायके तक जाता है और उसकी बीमार माँ लड़खड़ाती हुई अपनी बालकनी में आती है। दामाद जी, मेरी बेटी ठीक तो है ना? भगवान पक्का इसकी सास ने ही कुछ किया है इनके साथ। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? अब आकृति को होश आता है और आकृति रो रो कर सारी बात बताती है। इतने में वहां पर गायत्री आती है। माँ, ये सब क्या है? अगर मेरी पत्नी आपको कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ कुछ भी करेंगी। और क्या हो गया अगर उसने थोड़ी मदद ले ली अपने मायके वालों से तो? हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी भाभी ने कभी भी अगर अपने मायके की हरी भरी बालकनी से मदद ली है तो वो सिर्फ हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, उनका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। अब गुस्से से अमित अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है और उसे एसी के नीचे लिटा देता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गायत्री का शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसे बेहोशी इतनी ज्यादा आती है कि वो बेड से उठ नहीं पाती। माँ जी, आपको क्या हो गया है? बहू, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है। शुगर लेवल? अब आकृति फोन में चीजें सर्च करती है। माँ जी को तो हाँ, माँ जी को तो फौरन करेले का जूस देना पड़ेगा। माँ जी आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। आकृति अब रसोई में आती है, चारों तरफ नजर घुमाती है। हाय रब्बा, यहाँ तो करेला ही नहीं है। तभी सड़क से आवाज आती है, सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो। शुक्र है सब्जी वाला आ गया। अब इसी से करेला ले लेती हूँ। मायके की बालकनी से तो माँ जी ने कुछ भी लेने से मना किया है, सजा भी मिली है, अब नहीं लूंगी वहाँ से कुछ। अब आकृति भागकर गली में आती है। भैया, आपके पास करेले मिल जाएंगे क्या? नहीं, करेले नहीं है, बाकी सारी सब्जियां हैं। तभी वहाँ पर वंदना आती है। अरे, करेले नहीं है तो कोई और सब्जी ले ले, करेले में क्या रखा है? माँ, सास का शुगर लेवल बढ़ गया है, इसलिए करेले चाहिए। उनको बेहोशी आ रही है। क्या कहा? गायत्री को बेहोशी आ रही है? हाँ, उसे शुरू से ही शुगर बढ़ते ही बेहोशी आ जाती थी। रुक, मैं तुझे देती हूँ करेला। माँ, आप दोगी? वो आपके बारे में इतना बुरा भला कहती है, लेकिन आपको उनकी चिंता हो रही है। छोड़, जैसी भी है, एक समय पर मेरी अपनी थी, इसलिए मुझे इसकी फिक्र आज भी होती है। क्यों करती हो तुम उसकी फिक्र? देखना, ठीक होते ही सबसे पहले तुम्हें ही बद्दुआ देगी। कोई बात नहीं। अब अपनी बालकनी से वंदना करेले लाकर अपनी बेटी को देती है। आकृति उन करेलों को उबालकर उसका जूस अपनी सास को देती है, जिससे शाम तक गायत्री की तबीयत पहले से बेहतर हो जाती है। अब इसी तरह एक दिन शिवानी अपनी भाभी के साथ बालकनी में आती है। तभी अपनी बालकनी पर वंदना भी आती है। वंदना की सेहत कुछ ठीक नहीं होती। आंटी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ, क्या हुआ? आंखों के नीचे काला घेरा, रात भर नींद नहीं आई क्या? 2 दिन से बुखार है। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी दोस्त है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये हमारा घर संभाल रही है, लेकिन मैं इसे कभी इसके घर नहीं भेज पाती हूँ। ये सब मेरी मम्मी की वजह से हो रहा है।
कोई बात नहीं बेटी, शादी के बाद तो वैसे भी बेटियों को अपने ससुराल के हिसाब से ही चलना होता है। मैं अपनी सेहत का खुद ख्याल रख लूंगी। ये सुनकर आकृति की आंखें काफी नम हो जाती हैं। तभी वहाँ गायत्री आती है और वो अपनी बहू का हाथ मोड़ते हुए कहती है, तुझे मैंने यहाँ आने से मना किया तो तू मेरी बेटी को यहाँ ले आए? अपनी माँ से रिश्ते कब तोड़ेगी तू? माँ, भाभी का हाथ छोड़िए। ये सब क्या है? इतना अहंकार ठीक नहीं है। उनकी माँ की तबीयत खराब है, ऊपर से भाभी अपनी माँ की देखभाल ना करके आपकी देखभाल करती है। सिर्फ आपको दिखता नहीं है क्या? आखिर आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है उनसे जो आपके अंदर की इंसानियत ही खत्म हो गई है? मुझे अपने पुराने जख्मों को खरोचना नहीं है, उससे मुझे तकलीफ होगी। इतना कहकर गायत्री रोते रोते वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वंदना भी वहाँ से चली जाती है। भाभी, आखिर आपकी माँ ने ऐसा क्या किया है मेरी माँ के साथ जो मेरी माँ उन चीजों को भूल ही नहीं पा रही है? क्या आपको कुछ नहीं पता? नहीं शिवानी, मैंने कई बार जाने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला आज तक। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गायत्री का बेटा ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इत्तेफाक से वहाँ वंदना आती है। अरे कौन है ये शख्स? आप लोग खड़े खड़े देख रहे हैं। वंदना अब जैसे उसका चेहरा देखती है, हे भगवान, ये खून से लथपथ मेरे दामाची है, कोई मदद करो इनकी। अब वंदना अपने बलबूते पर अपने दामाद को ऑटो करके अस्पताल लेकर आती है। घबराने की बात नहीं है, अब ये ठीक हैं। चलो बेटा, मैं चलती हूँ। अब तुम अपनी माँ को बुला लो, वो मुझे यहाँ देखेगी तो। रुकिए मम्मी जी, बस बहुत हुआ। आज उन्हें भी पता चले कि आप दुश्मन नहीं, परिवार का हिस्सा हैं। अब अमित खुद फोन करके परिवार के सभी सदस्यों को अस्पताल बुलाता है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? और ये औरत ये यहाँ क्या कर रही है? सच सच बता, इसने कुछ किया है क्या तेरे साथ? माँ शांत हो जाइए, इन्होंने कुछ नहीं किया है, बल्कि सड़क पर मैं जब अधमरी हालत में पड़ा था तब यही मुझे अस्पताल लेकर आई। हाँ, तुम्हारा बेटा ठीक कह रहा है। और मैं तो ये सब करने के बाद यहाँ से जा ही रही थी, लेकिन इसने मुझे यहीं रोक लिया। माँ, अगर आज मेरे पति ने आपको यहाँ रोका है तो आज मेरी सास को भी ये सच बताना पड़ेगा, जिस वजह से वो आपसे नफरत करती है। बहू, आज तू सबको सच बता, आज इन्हें भी पता चले कि वो हादसा था या साजिश। दिल बैठता जा रहा है, लेकिन आज मैं बोलूंगी। बहू सुनो, ये औरत मेरी दुश्मन है क्योंकि इसने मेरे 2 साल के बेटे को जान से मारा है। ये चिढ़ती थी मेरे बेटे से। ये सच नहीं है। मैं क्यों चिढ़ूंगी तुम्हारे बेटे से? इसलिए क्योंकि तुम्हें पहली बेटी हुई और मुझे बेटा। डॉक्टर ने उसी वक्त तुमसे कहा कि अब तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी और तुमने कहा कि तुम्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए। और फिर एक दिन जब मेरा बेटा बीमार पड़ा, मैं परेशान होकर तुम्हारी बालकनी से हरी ताजी सब्जियां लेकर गई, अपने बेटे को खिलाया और मेरा बेटा उसे खाकर उसी वक्त मर गया। तुमने जानबूझकर मुझे वो केमिकल वाली सब्जियां दी थी। चुप करो गायत्री, ये सच नहीं है। जिन सब्जियों को खाकर तुम्हारे 2 साल के बेटे की मृत्यु हुई, वो पौधा किसी माली ने आकर मेरे बालकनी में लगाया था और उसने कोई घटिया केमिकल इस्तेमाल किया था, जिससे वो पौधा 3 दिन में काफी अच्छी तरीके से पनप गया था। सब्जियां तक आ गई थी उसमें। मैं खुश थी, मुझे लगा ये ताजी सब्जियां हैं और वो सब्जी मैंने तुम्हें दे दी। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला सब्जियों के केमिकल से तुम्हारे बेटे का देहांत हुआ है, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने हर गली नुक्कड़ में उस माली वाले को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कभी कहीं नहीं मिला। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने वो सब्जी आज तक अपनी बालकनी तक में नहीं लगाई है। और अगर सच में तुम्हारे बेटे से मैं जलती ना, तो आज तुम्हारे बेटे को बचाती नहीं, उस रोड में मैं मरता छोड़ देती। माँ, वंदना आंटी सही कह रही है। यह आपकी गलतफहमी है और कसूरवार तो वो माली है, जिस वजह से मेरा पहला भाई इस दुनिया में आते ही चला गया। अब गायत्री को शर्मिंदगी महसूस होती है। वंदना की आंखों से भी झरझर आंसू गिर रहे होते हैं। चुप हो जाओ वंदना, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुम्हें मेरे बेटे से दुश्मनी होती तो आज तुम मेरे बेटे को कभी नहीं बचाती। मैं ही इतने सालों से गलतफहमी में जी रही थी। अब वंदना और गायत्री नासमझ थी, लेकिन बच्चे समझदार थे। वो फूलों की नर्सरी में जाते हैं और उस माली को ढूंढ निकालते हैं और उसे पुलिस के हवाले करवा देते हैं। और इस दिन के बाद से वंदना और गायत्री की दोस्ती फिर से घनिष्ठ हो जाती है। तभी एक दिन गायत्री वंदना की बालकनी में खड़ी है, उसके हाथ में हरी सब्जियां हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है गायत्री, इतने सालों बाद तुम्हें फिर से अपनी हरी भरी बालकनी में देखकर। मैं भी खुश हूँ। अब हमारे पुराने दिन लौट आए हैं। अब फिर से ये मोहल्ला हमारी दोस्ती से चलेगा।